हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एमपीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीएस 1 एंड 2 के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक दिन का भी। तो आपको दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करनी है। तो एमपीएस 002 की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उसी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियोस भी हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब क्लासेस का जो फ्री पीडीएफ है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट से, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको गूगल पे सर्च करना है एमपीएस 002 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025। एग्ज़ाम भी सर्च कर सकते हो आप, या उसके आगे वेबसाइट का नाम डाल दोगे हिंदुस्तान नॉलेज, और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला आर्टिकल है, ठीक है, एमपीएस 002 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्ज़ाम 29 अप्रैल वाला, इस वाले आर्टिकल में आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पीडीएफ मिलेंगे क्लास 1, 2, 3, 4। अभी तक क्लास 1 का पीडीएफ इसमें अपलोड हुआ है, बाकी के पीडीएफ अभी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएंगे। तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश पे ऐसे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ से आपको इंग्लिश का पीडीएफ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ से क्या रहता है कि आपके रिवीजन में हेल्प होगी। अब यहाँ पे पार्ट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी वीडियो में ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें मैंने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है और ये एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि ये अभी आपके एग्ज़ाम में जो 20 तारीख को होने वाला है उसमें आ भी जाए। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो आप शुरुआत में सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो FDI happens when an individual, company or government from one country invests money directly into a business or physical assets in another country। तो एक कंपनी किसी भी एक कंट्री की वो दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ के डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है वहाँ के बिजनेस में, या वहाँ कोई फैक्ट्री खोलती है, कोई मशीनरी लगाती है, कोई ऑफिस खोलती है, और यहाँ पे उसका पूरा कंट्रोल भी होता है। जो FDI इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरा कंट्रोल रखते हैं कि कैसे बिजनेस चलेगा। जो भी डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, उन सभी को वो मैनेज करते हैं। तो FDI इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टर इज़ इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग और रनिंग द बिजनेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो यहाँ पे FDI जो है हमारी लंबे समय तक चलने वाली इन्वेस्टमेंट होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अगर कोई जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर है, वो न्यू फैक्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स में लगा दे, या कोई अमेरिकन कंपनी 30% इंडियन सॉफ्टवेयर फर्म का स्टेक ले ले, कोई मल्टीनेशनल जो चेन होती है, देखा होगा आपने, मल्टीनेशनल होटल्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, तो वो भी आपके FDI के अंदर ही आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो होस्ट कंट्री होती है, यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई अमेरिकन कंपनी है और वो इंडिया में अपना आउटलेट खोल रही है, फिर वो बांग्लादेश में अपना आउटलेट खोल रही है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ऐसे वो अलग अलग कंट्री में खोल रहे हैं अपना आउटलेट। तो यहाँ पे जो अमेरिकन कंट्री है वो ये सारी जो कंट्रीज़ है ये क्या हो जाएंगी, होस्ट कंट्रीज़ हो जाएंगी। तो ये जो होस्ट कंट्रीज़ हैं इन्हें क्या बेनिफिट होगा, इन कंट्रीज़ में जॉब्स आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो इन देशों में पहुँचेगी, इन देशों की इकोनॉमी ग्रो करेगी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द FDI। अब यहाँ पे हम देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करते हैं। इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ फैक्ट्री और ओपनिंग अ शॉप और अ स्टोर या कोई मल्टीनेशनल कंपनी खोलने के बजाय वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो कोई भी पूरा ओवरऑल कंट्रोल नहीं लेते कंपनी का। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अर्निंग रिटर्न्स के लिए स्पेशली की जाती है। उनका कोई भी मैनेजमेंट जो कंपनी के जो मैनेजमेंट राइट्स होते हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दे आर जस्ट शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर ऑफन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एंड मोर लिक्विड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। एन इन्वेस्टर इन यूके बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई यूके का इन्वेस्टर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से वहाँ से कुछ शेयर्स खरीद रहा है, या कोई यहाँ से बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है फॉरेन स्टॉक मार्केट में। तो ये सारा आपका किस में आता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आंसर है एकदम ईजी एंड पॉइंट वाइज लैंग्वेज में है। सेम आंसर्स आपको हमारे नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स में मिलते हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं MPS 002 की जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वो नोट्स में हमने दे रखी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि MPS 1 तो आप लोग कर लोगे, शायद वो आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बट MPS 2 में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम है, आप इस सब्जेक्ट को अभी 2 दिन पढ़ सकते हो एंड लास्ट में जो MPS 1 की रिवीजन कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि ओवरऑल टेबल के द्वारा समझेंगे इसको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो FDI में ओनरशिप जो होती है वो रहती है, कंपनी कंट्रोल करती है, बट इन पोर्टफोलियो देयर इज नो कंट्रोल एंड ओनरशिप होती है किस चीज़ की? केवल फाइनेंशियल एसेट्स की। फाइनेंशियल एसेट्स में स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। वहीं FDI में फिजिकल एसेट्स होते हैं, उनके पास फैक्ट्रीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, सब्सिडियरीज होती हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होता है। और रिस्क लेवल की जब हम बात करते हैं तो इसमें रिस्क FDI में रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो उसके अंदर फिजिकल एसेट्स हैं, और वहीं उसमें रिस्क कम होगा पोर्टफोलियो में। FDI जॉब्स को क्रिएट करेगा और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा, ये सब फ़ायदे हैं FDI के। अब यहाँ पे हम इन दोनों के ही अलग से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। एक एग्जांपल दे रखा है FDI का, जो टोयोटा है उसने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया तो वो FDI है, बट अगर वो कोई टाटा के शेयर्स को खरीदता है स्टॉक मार्केट में तो वो क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। FDI के एडवांटेजेस की हम बात करें अगर, तो इसमें आपका आता है जॉब क्रिएशन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो होस्ट कंट्री को काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि कितने सारे लोग MNCs में काम करते हैं। देन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। इसमें हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़, स्किल्स और जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं वो डेवलप होती हैं। होस्ट कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उसका GDP बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होगा, रोड्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी उसकी डेवलप होगी। और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रहता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है उसका इनफ्लो कंट्री में, होस्ट कंट्री में बढ़ जाता है इससे। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो क्योंकि होस्ट कंट्री में वो बाहर की जो कंपनी है वो आ रही है, तो होस्ट कंट्री का अपनी जो की इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर से कंट्रोल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फॉरेन जो फर्म है उसके पास कंट्रोल ज़्यादा चला जाएगा। फॉरेन कंपनीज में सेंड प्रॉफिट बैक टू देयर होम कंट्रीज, और यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है ना, तो वो उसका जो प्रॉफिट होगा उसके प्रॉफिट को वो बैक कर देगी, अपनी कंट्री में भेज देगी ना वापस, और शायद वो इतना इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ये जो प्रॉफिट का लॉस है ये यहाँ पे हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। देन कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोकल कल्चर्स को और कंज्यूमर की हैबिट्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आज भी हम देखते हैं कि मैकडी और KFC, जो भी हमारे बाहर के जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने हमारे कल्चर को और कंज्यूमर हैबिट्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है एनवायरनमेंट का। अब बाहर की जो कंपनीज़ होती हैं वो हमेशा ऐसी कंट्री की तलाश करती है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, यानी कि उनके ऊपर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाए जाते। तो वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि सरकार का उन पर दबदबा नहीं रहता, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ के एक्सप्लॉइट करती हैं। इवन वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और बेनिफिट्स अनइक्वल मिलते हैं। बेनिफिट्स केवल अर्बन एरियाज़ को मिलेगा, रूरल एरियाज़ अभी भी पीछे रह जाते हैं। FDI का इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं, सैमसंग ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया, फोर्ड ने प्लांट्स लगाई इंडिया में, तो ये FDI का ही एग्जाम्पल है। पोर्टफोलियो का फ़ायदा क्या है? पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्विकली बाय और सेल कर सकते हैं ईजिली, बिकॉज वो वहाँ पे हमें एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने एसेट्स को खरीदा है, बॉन्ड्स को परचेज किया है,
स्टॉक्स को परचेज किया है, तो उनको बाय एंड सेल करना ईजी है, मार्केट डेवलप होगा, स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट डेवलप होगा किसमें, होस्ट कंट्री में, और एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन आएगा उनका इन्वेस्टमेंट जो है। इन्वेस्टर ग्लोबली कैन डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स रिस्क बाय इन्वेस्टिंग अब्रॉड। अब वो जो इन्वेस्टर है वो अलग अलग कंट्रीज में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उसका जो रिस्क है वो कम हो रहा है ना, एक जगह पैसा डूबेगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह ही डूब जाए। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जैसे कि वोटैलिटी, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन बी विड्रॉन क्विकली। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ईजिली वो विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी, तो सडनली कैपिटल खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इसकी वजह से आ जाती है। इन्वेस्टर्स हैव नो से इन कंपनी डिसीजन विच में अफेक्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका कंपनी डिसीजन में कोई रोल नहीं रहता, और इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी मनी को भी खो सकते हैं अगर करेंसी एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तो। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फॉरेनर्स अगर शेयर्स को परचेज करते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉरेन गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स बाय यूएस बॉन्ड्स टू अर्न इंटरेस्ट विदाउट एनी कंट्रोल ओवर यूएस पॉलिसी। तो यूएस पॉलिसी पे तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो ये सारा आपने इसके अंदर बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस भी हैं, तो आप लोगों को ज़रूर इसे पढ़ना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो ले लेना, जैसे मैंने बताया था वेबसाइट से, और आप सेम क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ना चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला। तो IBRD जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से एक है, और इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था उन कंट्रीज़ को रीबिल्ड करने के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 से घायल हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, डिवास्टेट हो गई थी, है ना। अब हम इसका फोकस देखेंगे, इसका मेन फोकस क्या होगा। ऑब्वियसली क्योंकि ये उन कंट्रीज़ के लिए है तो उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना इसका फोकस है, और वहाँ पे पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी। तो फंक्शंस ऑफ IBRD में क्या क्या मेन ये काम करता है, जैसे कि ये लोन्स एंड क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जो भी मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं या वो कंट्रीज़ जहाँ पे लोगों की इनकम लो होती है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ताकि वहाँ पे उन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, रोड्स डेवलप हो सके, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर ये फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी देता है, लोन के अलावा और क्या देगा। IBRD जो है वो गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है, ये जो बैंक है ये सपोर्ट करता है सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को जो कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सके। IBRD प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, ताकि उन कंट्रीज़ की हेल्प हो सके। पॉलिसी के एडवाइस भी ये देता है। तो ओवरऑल इसके ये 4-5 काम हैं जो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने हैं, इसके फंक्शंस कि ये क्या हेल्प कर रहा है उन कंट्रीज़ की, ताकि उन कंट्रीज़ में अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन सकें, रिफॉर्म्स बन सकें उन कंट्रीज़ में। IBRD का रोल क्या है। IBRD एज आर डेवलपमेंट पार्टनर काम करता है। जो भी कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग हैं उनका क्या है, ये एक डेवलपमेंट पार्टनर है, क्योंकि ये उन्हें फाइनेंस देता है इनके प्रोजेक्ट्स के लिए। कैटलिस्ट है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये उन कंट्रीज़ को फाइनेंशियल गारंटीज एंड रिस्क शेयरिंग करता है उनके साथ, तो भाई ये क्या है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट का कैटलिस्ट है। प्रमोट करता है स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जब ये लैंड करेगा मनी, उनको एडवाइस देगा तो उन कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी आएगी, उन कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और वहाँ पे जो सोशल सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। IBRD कलेक्ट एंड शेयर डेवलप नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो अलग अलग कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ डेवलप कर चुकी हैं वहाँ से बेस्ट नॉलेज को लेता है ये और दूसरी कंट्रीज़ में शेयर करता है। ये लोन प्रोवाइड कर सकता है किसी कंट्री को कहीं पे हाईवे बनाने के लिए, रूरल एरियाज़ तक एक्सेस हो सके, या सरकार को एडवाइस कर सकता है कि सरकार कैसे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो एक है इंडिया रूरल रोड प्रोजेक्ट। तो IBRD ने ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें रूरल रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट दिया था। ब्राज़ील के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग इसने किया। इंडोनेशिया में अर्बन वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। तो ये 3-4 इसके एग्जांपल्स आप बता सकते हो कि रिसेंटली IBRD के क्या प्रोजेक्ट्स रहे हैं एंड कैसे ये, इसका क्या रोल होता है और क्या इसके फंक्शंस हैं और ये क्या है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे और यहाँ पे हमने पूरे 4 वीडियोस को कवर कर लिया है ओवरऑल MPS 2 की भी। इसके बाद मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी,
तो आप सभी को हमारी रिवीजन क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।